डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोसमब्रोनिया के बारे में बात करेंगे। यह ऑर्डर मेड्जरियल्स, फैमिली फोसमब्रोनिएसी और जीनस फोसमब्रोनिया के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कायिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो यह ब्रायोफाइटा फोलियोस प्रकार का और डॉर्सीवेंट्रल और प्रोस्ट्रेट प्रकार का होता है, यानी इसके अंदर पत्तियों जैसी संरचना पाई जाती है और यह पृष्ठाधार संरचना का होता है। द थैलस कंसिस्ट ऑफ ए वेल डिफाइंड elongated midrib bearing leaf like structure in two lateral rows। इसका जो थैलस होता है इसमें एक सेंट्रल एक्सिस या मिडरिब पाई जाती है और इसको जो है स्टेम के समान भी माना जाता है। और जो ये मिडरिब है या सेंट्रल एक्सिस है, इसके दोनों पार्श्व रोज में, पार्श्व पंक्तियों में लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइट में पत्तियों जैसी संरचना पाई जाती है। वास्तविक पत्तियां जो है इसमें नहीं पाई जाती, क्योंकि ब्रायोफाइट जो है वो थैलोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। फ्रॉम वेंट्रल सरफेस ऑफ द मिडरिब अराइज लॉन्ग सिंपल स्मूथ वॉल्ड वॉयलेट यूनिसेलुलर राइजोइड्स। इसकी जो वेंट्रल सतह होती है उसके ऊपर राइजोइड्स पाए जाते हैं और ये राइजोइड्स जो है यूनिसेलुलर होते हैं और स्मूथ वॉल्ड होते हैं। फोसमब्रोनिया में मार्केंशियल्स के अंतर्गत पाए जाने वाले वेंट्रल स्केल और जंगरमैनियल्स के अंतर्गत पाई जाने वाली अंडर लीव्स नामक संरचनाएं एब्सेंट होती है। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पीछे बात की थी, इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? स्मूथ वॉल्ड होते हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट जैसे हमने यहाँ पर बात की, इसमें सेंट्रल एक्सिस या मिडरिब पाई जाती है जो स्टेम न होकर स्टेम जैसी संरचना होती है और यह स्टेम जो है स्पैर्सली ब्रांचड होती है और इसमें जो ब्रांचिंग होती है वह एपिकल होती है। और यहाँ पर जो एपिकल सेल पाई जाती है उससे ब्रांचिंग न होकर इसमें एक दूसरी एपिकल सेल का डिफरेंशिएशन होता है, विभेदन होता है और इस दूसरी एपिकल सेल से जो है इसमें आगे ब्रांचिंग फॉर्मेशन होता है। यानी जो एपिकल सेल पाई जाती है उसमें किसी प्रकार का वर्टिकल डिवीजन नहीं होता है, वरन उसके पास में एक नई एपिकल सेल बनती है और उस एपिकल सेल से इसमें आगे ब्रांचिंग पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं फोसमब्रोनिया में पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर मोनोइशियस। मोनोइशियस का अर्थ है कि एक ही थैलस में एंथेरेडिया और आर्किगोनिया पाए जाते हैं। द सेक्स ऑर्गन्स डेवलप्ड इन एक्रोपिटल सक्सेशन। इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वे एक्रोपिटल सक्सेशन में डोर्सल साइड पर पाए जाते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन का अर्थ है कि नए बनने वाले एंथेरेडिया और आर्किगोनिया इसके टॉप पर स्थित होते हैं और पुराने आर्किगोनिया और एंथेरेडिया उनके पीछे स्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंथेरेडिया के बारे में। तो एंथेरेडिया जो है इसमें जैसे कि हमने बात की एक्रोपिटल सक्सेशन से बनते हैं। ये ग्रुप में पाए जाते हैं। इस ग्रुप में 2, 3 या 6 तक एंथेरेडिया हो सकते हैं और ये मिड रिब के जो लेटरल साइड है वहाँ पर पाए जाते हैं और इनके पास में जो लीव्स जैसी संरचना है वो इनके पास में स्थित होती है। The antheridial group mostly occurs near the anterior end, is separated from its nearby small scale। हमने कहा कि जो एंथेरिडिया है वो समूह में पाए जाते हैं। तो एंथेरिडिया का प्रत्येक जो समूह है वह स्केल के द्वारा सेपरेट रहता है। अब हम जो है एंथेरिडिया की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो एंथेरिडिया जैसे कि मोस्ट कॉमनली इसमें कैसे होते हैं? राउंडेड होते हैं
और इनकी स्टाक जो है वो सिंपल होती है, शॉर्ट होती है और ये लगभग ऑरेंज इन कलर होते हैं। एंथेरिडिया की जो वॉल है वो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो 1 सेल थिक होती है, जिसको हम जैकेट लेयर भी कहते हैं, और इसके भीतर जो है एंड्रोगोनियल सेल्स पाए जाते हैं। ये एंड्रोगोनियल सेल्स जो है बाद में एंथरजोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आर्किगोनिया के बारे में। आर्किगोनिया भी जो है इसमें स्मॉल ग्रुप्स में पाए जाते हैं, मिडरिब के पार्श्व में पाए जाते हैं और नियर द ग्रोइंग पॉइंट प्रोटेक्टेड बाय द ओवर आर्किंग यंग लीव्स एट द बेस ऑफ विच दे ओरिजिनेट। ये जो आर्किगोनिया का ग्रुप है ये कुछ लीव्स जैसी संरचना के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्किगोनिया की संरचना के बारे में। स्लाइटली ट्विस्टेड बेस इसमें पाया जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसका वेंटर जो है कुछ चौड़ा या ब्रॉड होते हैं, लॉन्ग इसकी नेक होती है और प्रत्येक नेक में नेक कैनाल सेल्स पाई जाती है जो 6 से लेकर 8 तक होती है। The neck consists of 5 longitudinal rows of neck cells, each being 7-8 cells high. और इस नेक का निर्माण जो है 7 से 8 कोशिकाओं से निर्मित 5 पंक्तियों के द्वारा होता है। After fertilization, each archegonial cluster is invested by a bell-shaped perianth. Fertilization होने के बाद प्रत्येक आर्किगोनिया का जो समूह है उसके चारों ओर एक बेल आकार का पेरियांथ बन जाता है। अब हम बात करते हैं इसके स्पोरोफाइट के बारे में। इसका जो स्पोरोफाइट है वो एज यूजुअली फुट, सिटा और कैप्सूल का बना हुआ होता है। द सेल्स ऑफ द सरफेस लेयर ऑफ फुट आर इलोंगेटेड एंड हैव डेंसर साइटोप्लाज्म, दस दे हैव हॉस्टोरियल फंक्शन। तो इसका जो फुट होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, इसका जो फुट होगा उसकी जो सेल्स होती है वो कुछ इलोंगेट हो जाती है और इलोंगेट होकर वो होस्टोरिया का फंक्शन करती है। इसका जो सिटा है वह लॉन्ग होता है और कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स एंड स्टाक लाइक इन फॉर्म। लॉन्ग होता है और पेरेन्काइमेटस सेल्स से बना हुआ होता है और स्टाक लाइक होता है। अब हम बात करते हैं इसके मैच्योर कैप्सूल के बारे में, जो कैसा होता है, ग्लोब्यूलर इन फॉर्म होता है। द स्पोर कैविटी कंटेन इलेटर्स and spores which when young contain chloroplast and turn brown at maturity। जो पूर्ण कंप्लीट स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होने के बाद में जो स्पोर कैविटी होती है उसमें इलेटर्स पाए जाते हैं और स्पोर्स पाए जाते हैं। पूर्व में यह स्पोरोफाइट जो है क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है, लेकिन बाद में ये ब्राउन कलर का हो जाता है। The elaters are scattered irregularly and are mixed up with the spores। elaters जो है इसमें डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, elaters जो है वो इसमें irregularly जो है पाए जाते हैं और स्पोर्स के साथ में मिक्स रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें इलेटेरोफोर्स जो है वो नहीं पाए जाते। The mature sporophyte is surrounded and thus protected by a bell-shaped organ called perianth। स्पोरोफाइट के मैच्योर होने के बाद में यह पेरियांथ से ढक जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये इसका कैप्सूल होता है, ये सिटा होता है, ये पेरियांथ होता है और यहाँ पर इसका फुट पाया जाएगा। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि इसका जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर किस प्रकार से स्पोर पाए जा रहे हैं, इसका कैप्सूल वॉल, इसमें इलेटर्स पाए जा रहे हैं और इसका ये सिटा। इसके अलावा इसमें जो है इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इलेटर्स जो है वो कुछ लॉन्गिट्यूडनल होता है और स्पोर्स इसमें पाए जाते हैं। देन डिसेंस ऑफ कैप्सूल एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। तो स्पोरोफाइट के मैच्योर होने पर
इसका जो सिटा है उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, वह इलोंगेट करता है और इसमें इलोंगेशन के लिए इसमें इंटरकैलरी ग्रोथ होती है। सिटा की लंबाई में वृद्धि के कारण यह कैलिप्ट्रा को रप्चर करता है और कैप्सूल जो है पेरियान से बाहर आ जाता है। कैलिप्ट्रा क्या होता है? कैलिप्ट्रा जो है जो वेंटर होता है उसके द्वारा फॉर्म किया जाता है। द एक्सपोज्ड कैप्सूल ड्राइज अप। पेरियान से बाहर आने के कारण जो कैप्सूल होता है वो बाहरी वातावरण में एक्सपोज होने के कारण सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, उसमें से वाटर का लॉस होता है, जिसके कारण इसके सेल्स में टेंशन जो है वो इंक्रीज होती है और इसका कैप्सूल वाल जो है 4 वाल में टूट जाता है। कई बार इसके अंदर जो कैप्सूल वाल की जो स्प्लिटिंग है वह काफ़ी इरेगुलर होती है। 4 वॉल्स में टूटना या इरेगुलरिटी of breaking of capsule wall depend on its species. The ripe spores which are mixed with the elaters in the exposed spore mass are dispersed by the hygroscopic movement of elater. जो elaters होते हैं उनके अंदर हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होने के साथ साथ में स्पोर्स जो है उनका डिसेंस होता है और आगे जो है स्पोर वापस से गैमेटोफाइट जनरेशन को फॉर्म करता है।